तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं अपने बायोलॉजी सिलेबस में जो नीट के हिसाब से हमारा सिलेबस है और उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कितना हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। देखिए बेटा, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सारे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक तरीके से पढ़ाई कर लें, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर लें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिनका सिलेक्शन बहुत कम नंबर से रुक जाता है या बाद में पता चलता है यार 2 नंबर और आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे लोगों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करनी चाहिए अपनी। देखिए, पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, लिमिटेड टाइम है, तो हमें किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो सारे कर रहे हैं लेकिन तरीके से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार यहाँ देखिए, आप नीट बायोलॉजी सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पूरे के पूरे 38 चैप्टर्स आने वाले हैं। बेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, मैं यहाँ साइड में हो जाता हूँ। पूरे के पूरे 38 चैप्टर्स आने वाले हैं और उन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से समझना है कि कहाँ पे, देखिए हमने 2018 और 19 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो हमने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके हिसाब से थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा। वैसे जो अगर आपको पुराना स्टडी देखना है कि 10 सालों का, तो आप पुराने वीडियोस पे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग 18 और 19 का बायोलॉजी में, जूलॉजी बॉटनी दोनों में 11 12 का सिलेबस का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर्स के कुछ नाम ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। हमारा 18 में एक क्वेश्चन आया, 19 में नहीं आया, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं और 18 में 5 और अभी रिसेंटली 4 क्वेश्चन 19 में आए हैं। तीसरा है प्लांट किंगडम, 4 और 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम 3 और 2 क्वेश्चन आए हैं और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आए हैं, 18 19 दोनों में आए हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी देखते हैं, वहां पे 4 और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में जहां टिश्यू वगैरह सब पढ़ते हैं, कॉकरोच वगैरह पढ़ते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन है, 18 19, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 4 के 4 क्वेश्चन आए हैं और बायोमॉलिक्यूल्स में 1 और 3, सेल साइकिल से एंड सेल डिवीजन 1 और 2, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 0-3, मिनरल न्यूट्रिशन 2-1, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में इस साल क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, और पिछले साल 1 क्वेश्चन आया था। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में 2 और इस साल देखिए 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 और 2, ठीक है। अब इधर आ जाता हूं, देखिए 16 चैप्टर, यहां से हमारा जो कि एनिमल फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आपका 2-2 क्वेश्चन है दोनों साल में। और 17वें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपका 3-1, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 2-2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की अगर बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो 2-2 क्वेश्चन है दोनों साल में। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में 1 और 2 क्वेश्चन है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए आपका 3 और 2 क्वेश्चन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं 2-2 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखिए यहां से लेके पहले चैप्टर से लेके आपका 22 यानी कि 22 चैप्टर जो हैं ये अपने 11th के चैप्टर हैं, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी दोनों को मिला के। अब आगे के चैप्टर देखें 12th में 23 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 2 और 1 क्वेश्चन, 24 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 3-4 एंड 25th ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 4 और 3 क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन इस साल आए, 4 पिछले साल आए थे। 26 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 1 और इस साल 2 क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मेंडल जेनेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, 4 और इस साल 5 क्वेश्चन है, पिछले साल इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लोगों को टफ भी लगता है, देखिए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं 6 और 5। एवोल्यूशन 3 और 4 क्वेश्चन, ये भी देखिए चैप्टर अच्छा चैप्टर है, लोगों को सिंपल लगता है पढ़ने में, क्वेश्चन अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में 3-3 है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आप देख रहे हैं 1-1 क्वेश्चन है। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखिए इस साल 4 क्वेश्चन है, 18 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 1 और 2, अभी इस साल 19 में 2 क्वेश्चन और 18 में 1 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 4 और 3, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 5 और 1,
इकोसिस्टम एक इस साल क्वेश्चन नहीं आया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 1 और 3 है, एनवायरमेंटल इश्यूज में 4 और 4 यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो एनालिसिस मैंने आपका पूरा बता दिया यहाँ पे जितना भी था आपका। ठीक है, तो पूरे के पूरे 38 चैप्टर्स आपके सामने हैं, पढ़ना है। ऐसा नहीं है बेटा कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो उसको हम लोग पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दें। देखिए 720 का पेपर होता है। ठीक है, बायोलॉजी के मार्क्स कितने हैं? 360। और हमें पता है कि हम अगर जनरल कैटेगरी में हैं, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा फर्क है, तो हम एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि हमारे कम से कम 550 नंबर तो आ जाएं। तो 550 नंबर लाना है तो हम सोचते हैं कि हमें MBBS मिल जाएगा, और अच्छे ले आएंगे, अच्छा कॉलेज, अच्छा शहर मिल जाएगा। ठीक है, तो उन 550 नंबर लाने के लिए बायोलॉजी में अकेले हमको 360 मिलने वाले, तो अगर हम बायो में ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, ये हमारी कोशिश रहे कि 300 प्लस मार्क्स आ जाएं, तो हमारे लिए सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा सा लोड भी कम हो जाता है। जितना बेटर इसमें कर ले जाएंगे उतना लोड वहाँ कम आएगा, क्योंकि चाहे आप फिजिक्स का क्वेश्चन करें, बायोलॉजी करें, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री करें, एक क्वेश्चन करेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएं, आपके मार्क्स आ जाएं, सिलेक्शन हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको चैप्टर्स यहाँ पे लिख के बता दिए हैं कि इतने सारे चैप्टर्स हैं। और अब देखिए इनको पढ़ना कैसे है। बात ये क्यों किसको चैप्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमें पता नहीं होता है। मालूम पड़ा कि एक चैप्टर है, लगे हुए हैं उसमें, हमने ज़्यादा टाइम दे दिया और वेटेज इतना मिला नहीं। ठीक है, कभी कभी और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, आप पढ़िए 4 दिन बाद भूल जाते हैं, पता लगा कि आपने 10 घंटे दिए उसको 2 दिन में और 4 दिन बाद वो भूल गया, तो आपके 10 घंटे बेकार हो गए। तो उनको कैसे पढ़ना है, ये भी एक तरीका है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में बहुत जनरल चैप्टर है, आप इसको रीडिंग करिए, एक बार लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। NCERT की बुक है, आपके जो नोट्स हैं, जो आपके पास मटेरियल है सिलेबस में, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। जो आपके लाइन लग रही है कि काम की है, उसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम हो सकता है, साइंटिफिक नेम हो सकता है। ठीक है, कोई बुक का नाम याद करना हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ये नहीं कि इसमें कोई टेक्निक हो और आप इनको समझ के एकदम प्रोसेस की तरह, ऐसा नहीं। ये चीज़ें होती हैं कि आप एक बार इनका पढ़िए, फिर मौका मिलते रहे और आप रिवीजन करते रहें, तो ये आपके रिफ्लेक्स में बना रहता है। ये वो चैप्टर है, ये मत सोचिए कि आज इसको पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, सरल है और आगे हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर भूल जाएगा बेटा। जितने भी याद करने वाले चैप्टर होते हैं, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए द लिविंग वर्ड से क्वेश्चन तो आता, भले इस साल नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन तक तो आ जाता है। तो आप इसकी रीडिंग लगाइए और बीच बीच में टाइम निकाल के रिवीजन करते रहिए। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको हर को, ताकि देखिए चैप्टर पढ़ लिया हमने 1 बार 2 बार 4 बार, आप 10 बार चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर में कुछ नया तो ऐड होने वाला नहीं बुक में, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमको आया कि नहीं आया। आप सीधे सीधे आपको MCQ देना है, अगर आप 12th पास हैं, अगर MCQ देना है तो आप सीधे MCQ की प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज आपको 11th 12th में हैं और 12th के साथ साथ अगर आप नीट भी देने वाले हैं तो आप दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा था वो आया या नहीं आया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखिए काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा उन चैप्टर को बता दूं और थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। एक तो देखिए यहाँ, ठीक है, इसके बाद आपका प्लांट किंगडम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मार्क कर दिया कि थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो देखते भी रहेंगे, ध्यान रहेगा कि ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आप देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 18 में 5 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पे आपके 19 में 4 क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर टफ नहीं बेटा, चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं।
बुक का नाम, साइंटिस्ट का नाम, नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स क्या हैं, कैसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें कोई टेक्निक तो बहुत डेवलप नहीं करते, कोई मैकेनिज्म तो होता नहीं है, तो आप सोचो कि यार चलो आज पढ़ के ख़त्म करते, ऐसा नहीं। इसको पढ़िए, अंडरलाइन करिए और फिर इसके बाद टाइम टू टाइम 1-2 बार रिवीजन करके क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आने हैं, क्वेश्चन जरूर आने हैं, सिंपल समझ के छोड़ मत देना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन देखिए दोनों साल में आए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आना है और हर साल आना है, ठीक है। 2 से 3 तो आना ही आना है क्वेश्चन, तो इसलिए आपके बहुत एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका आप चैप्टर का अच्छे से पढ़ाई करके बस रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, जो आपने किताब में अंडरलाइन कर रखा उसको टाइम टू टाइम देखते जाइए, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी को पढ़ते रहें। इसके बाद प्लांट किंगडम में 5 किंगडम सिस्टम पढ़ना है, क्वेश्चंस आते हैं, 2 तो आ ही जाते हैं, ठीक है। और इस जो प्लांट किंगडम सिस्टम में आप एल्गी से लेके जो आप एंजियोस्पर्म तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो टफ होते हैं, जो भूल जाते हैं। जैसे कि आप एक तो क्लोरोफिल एल्गी में कौन कौन सा क्या होगा, ठीक है, पढ़िए। इसके अलावा इनका जो लाइफ साइकिल है, इनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, और जो इनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, उनमें कौन सा स्पोर है, कौन सा गैमीट है, किस तरह का, उनके जो नाम होते हैं एग्जाम्पल के सहित, वो बहुत भूलने के चांसेस होते हैं, उनको सही से पढ़िए और बीच बीच में उनका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आ जाते हैं एनिमल किंगडम में। बिल्कुल एनिमल किंगडम में देखिए आपकी बुक में 4-5 पेज 6 पेज में एनिमल किंगडम खत्म हो गया एनसीईआरटी में, लेकिन उसमें क्लासेस तो एक्सप्लेन नहीं किए गए। आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लासेस से एग्जाम्पल्स में आ सकता है। आप यहाँ भी इस चैप्टर को आप सोचिए 11 फाइलम पढ़ने एनिमल किंगडम में, आप सोचे सिंपल चैप्टर एक ही दिन में पढ़ के खत्म कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक दिन पढ़ लीजिए कोई बात नहीं, आप 2 दिन बाद भूल जाओगे आधा, 7 दिन बाद 10 दिन बाद और ज़्यादा भूल जाओगे। इसको पढ़िए, अंडरलाइन करिए और फिर कुछ दिनों के बाद उन चीज़ों को जो आपने अंडरलाइन करा था उनको बाद देखिए, आप देख लीजिए हाँ ये पढ़ा था, आगे बढ़िए, अगला चैप्टर जाइए जहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टीज आने वाली हैं, इस पर अटकिए मत, क्वेश्चन आते हैं अटकिए मत, सिर्फ इसकी रीडिंग लगाते रहिए टाइम टू टाइम। ये चीज़ें इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के नाम है आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आप बार बार देखते रहेंगे तो आपका एक रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा, आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगा, और फिर जब आप 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। ध्यान रखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें चालू हो जाती हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा ये पहली जो यूनिट है वहाँ पे, इसके बाद दूसरी तीसरी से हमें यूनिट के हिसाब से भी हम लोग क्वेश्चंस को हम मार्क कर सकते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में देखिए क्वेश्चन आता जरूर है और मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा लेंदी भी लगने लगता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, टाइप, ये सारी चीज़ें, उनके मॉडिफिकेशंस हैं। जनरल तो सबको पता होता है कि स्टेम क्या है, प्लांट क्या है, रूट क्या है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट के, लीफ के, स्टेम के, उनके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, ठीक है। एनाटॉमी में आ जाते हैं। एनाटॉमी में आपको पता है कि टिश्यूज वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल टिश्यूज में इतना नहीं होता, लेकिन जो फंक्शन है जाइलम फ्लोएम के, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, उनके कंपोनेंट्स वगैरह याद रखिए। जाइलम में कितने डेड कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम में कितने डेड, और थोड़ा सा आपको जो इसके स्ट्रक्चर्स के जो यहाँ पे टर्म्स यूज किए हैं वो ध्यान रखिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक चैप्टर है, यहाँ पे आपको सारे एनिमल के टिश्यूज पढ़ने हैं, और यहाँ भी बेटा ध्यान रखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए टिश्यूज पता है 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, सबको मालूम है, लेकिन आपका गलत क्या होता है, आपको याद क्या करना है, कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है एग्जाम्पल के सहित। किसी ने पूछा कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, किसी ने पूछा क्यूबॉइडल कहाँ पे पाया जाता है, सिंगल लेयर्ड क्या होता है, वो ये चीज़ें याद करने वाली बात है। एक लिस्ट बना के रखिए, ये टिश्यू इस ऑर्गन में ये फंक्शन, ये टिश्यू इस ऑर्गन में ये फंक्शन, बस इतना पूरे चैप्टर का एक कंसंट्रेट बना लीजिए। क्या एक पेज में लिखिए ये टिश्यू था, इस जगह पे था, फंक्शन ये था, बस आपको यही चीज़ भूल सकती, बाकी चीज़ आप नाम नहीं भूलने वाले हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉकरोच वगैरह जो आएगा वो भी बिल्कुल सिंपल है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कॉकरोच की जो फिजियोलॉजी या कुछ चीज़ें हैं उसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। पार्ट्स, ठीक है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में उसका लेग्स, उसका विंग्स, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा सा उसमें पढ़ना होता है, ठीक है।
उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इसमें वो नहीं है, क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सेल, ये देखिए अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस 4 18 में भी आए और 19 में भी आए हैं, और इससे थोड़ा यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल है बेटा, कुछ तो साइंटिस्ट के नाम वगैरह पूछे जाते हैं, वो याद करने वाली बात है वहाँ पे। और यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन बेटा, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, सारी वो वहाँ पे गोल्गी बॉडी है या उनके बेटा फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स के फंक्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी और हमेशा आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में बेटा 3 क्वेश्चन आए 19 में। बायोमॉलिक्यूल्स बेटा 2 पोर्शन में पढ़िए। एक पोर्शन में जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट वगैरह, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, वो रटने वाला पोर्शन। रटने वाला मीन्स कि कौन सा हेट्रोपॉलीमर है, कौन सा होमोपॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड, ये ठीक है, ये रटने वाला पोर्शन है, किस में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन इसका जो एंजाइम वाला पोर्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ पे कर पूछा जाता है, वहाँ पे जो आप पीएच का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, मैकेलियस कांस्टेंट पूछते हैं, यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पूछते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछें, जो चीज़ें हैं बेटा उन पे फोकस करिए। ज़्यादा चीज़ एक बार तो चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फिर जो मेन चीज़ें उनको अंडरलाइन कर रहा है उनको फोकस करिए, उनसे क्वेश्चन लगाइए कि वो आपको बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइम वाले पोर्शन पे यहाँ पे आप बायोमॉलिक्यूल्स में ध्यान रखिए, उसके मैकेनिज्म में ध्यान रखिए, ठीक है। सेट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन अच्छा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस है और हर एक मियोसिस माइटोसिस दोनों चीज़ें पढ़ना। अब माइटोसिस पढ़ना है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन भूलता, ये नहीं भूलता बेटा कि सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं, सबको पता है, G1S, G2M, ये सारी चीज़ें पता है। माइटोसिस में कितना चेंज आया, माइटोसिस के प्रो में कितना, प्रोफेज, मेटाफेज, इसे तो जितने फेजेस हैं बेटा, एना, टीलो, प्रो में, उन सब में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चन वहां से गलत होता है, उनको अंडरलाइन करके नोट्स बना के रखिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बेटा अच्छा चैप्टर है, यहां से आपकी प्लांट फिजियोलॉजी चालू होती है। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर है 1 2 3 4 5, इन 5 चैप्टर्स से टेक्निकल क्वेश्चन भी आता है और बिना इनके कोई पेपर बनता नहीं है, जरूर आता है। और सबको ये पेपर, ये चैप्टर्स टफ लगते हैं। टफ क्यों लगते हैं, आपने पढ़ लिया है, आप एनसीईआरटी से पढ़ते चले जा रहे हैं, एक बार 2 बार ये टफ है पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा प्रैक्टिस भी तो करिए। कैसे पता चलेगा कि आपने इसको इतनी बार पढ़ रखा है, आपको आया कितने, क्वेश्चंस निकालिए, टाइम देखिए, अलार्म लगा के बैठिए, 20 क्वेश्चन लगाने, 20 मिनट का अलार्म लगाइए, उस टाइम के अंदर क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब तो आपको आता है। नहीं, फिर से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, डाउट क्लियर करिए अपने। ये डाउट होते बेटा, इन चैप्टर्स में डाउट होते हैं, इनको सिंपल नहीं पढ़ना है, इन पे ध्यान देना बेटा। यहाँ तो आपको डाउट कम आएगा, भूल जाएगा, आप पेज पलट के देख लोगे याद आ जाएगा, भूल जाएगा, पेज पर पलट के देख लोगे याद आ जाएगा। यहाँ डाउट हो सकता है एंजाइम में बेटा, इसमें डाउट हो सकता है यहाँ, और यहाँ तो डाउट आपका ट्रांसपोर्ट से नीचे होना है। ट्रांसपोर्ट लगता सिंपल बेटा, ठीक है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल पूछ लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, 18 में नहीं आया, लेकिन देखिए 19 में आया, जरूर आता है। और इसके क्वेश्चन बेटा गलत भी होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले, पढ़ने भर से काम नहीं चलने वाला बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक चीज़ और है बेटा, होता क्या है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, रोज़ हमारे घंटे सेट हैं, टाइम से भी पढ़ रहे हैं कि इतने घंटे रोज़ हमें पढ़ना है, लेकिन कभी हमने ये कोशिश नहीं करते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ गलती हो जाती है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इतने महीने से, इतने टाइम से, इतने घंटे हमने दिए, वो जो घंटे हमने दिए, वो जो टाइम दिया, उससे हमें गेन कितना हुआ। अरे आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट तो करिए, जितना पढ़िए उसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन लगा के देखिए, टेस्ट दे के देखिए कि हमसे बन कितना रहा, तब तो आपको आता है। अदरवाइज आप कहोगे मैंने सब पढ़ लिया, एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, कोई मानने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन एक आता। यहाँ जो मिनरल न्यूट्रिशन है बेटा, इसमें टेक्निकल चीजें तो नहीं है, बट इसमें इतने नंबर्स हैं याद करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स के, किसकी कमी से क्या होने वाला है, किसकी वजह से लीफ येलो होने वाली है, किसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी, उनकी लिस्ट बना के रखनी है एक पेज में, बस उनको देखते रहिए, क्वेश्चन लगाइए। फोटोसिंथेसिस से बेटा इस बार क्वेश्चन नहीं आया, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है, ठीक है। फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो आपका साइकिल है, वहाँ पे साइकिल में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं,
ठीक है, लीफ में कहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, उस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, स्टोमा में हो रही है कि बाहर कॉर्टिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है। टेक्निकल क्वेश्चन वैसे तो सेट क्वेश्चन आता है, बट इस बार नहीं आया, लेकिन आता जरूर है, लेकिन इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट से देखिए 4 क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे बेटा यहाँ पे साइकिल हैं आपको, उन साइकिल को आप एक बार में याद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं याद कर लेंगे, कुछ नहीं बेटा, आप एक बार अच्छे से पढ़िए, कॉपी में साइकिल्स को बिना देखे बना के देखिए, जहां गलती हो किताब पलटिए, उसको सही करिए और लगातार इनकी प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहिए और क्वेश्चंस जरूर करने हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये चैप्टर आपको कितना आ गया है। जब क्वेश्चंस लगाते तब मालूम पड़ता है इस चैप्टर में कि ये हमें आया या नहीं आया। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, पैटर्न ऑफ ग्रोथ में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट जो हार्मोन्स यहाँ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनके जो नेमिंग है उनकी अलग अलग, IA कैसे जिब्रेलिन्स के टाइप, इंडोलेस्टिक एसिड टाइप, ठीक है ना बेटा, उन सब के नाम और कौन सा हार्मोन प्लांट के किस पार्ट में क्या इफेक्ट डालता, आप लिखिए कॉपी में, हार्मोन क्या इफेक्ट है, ठीक है, यूजेस क्या है, इफेक्ट क्या है प्लांट में। बेटा हम 2 तरीके से, एक तो हम लोग इन प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके खुद यूज करते हैं, और प्लांट के अंदर खुद बन रहे होते हैं तो उनके अंदर फंक्शन क्या है। तो एप्लीकेशन और फंक्शन 2 चीजें होती हैं। एप्लीकेशन का मतलब है कि हम यूज कर रहे हैं हार्मोन्स को, जैसे आप देखते हैं एग्रीकल्चर में हम लोग आजकल हार्मोन्स वगैरह डाल के अपने हिसाब से डिजायरेबल जो करेक्टर चाहिए उसके हिसाब से काम करते हैं। जो फंक्शन होता है बेटा वो प्लांट के अंदर है उसका, और जो एप्लीकेशन वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी के, क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए बेटा, कभी ज़्यादा कम क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसमें आ गए, अब बोलिए प्लांट किंगडम में 4 है, 3 है, यहाँ पे 4 आ गए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इतना टफ चैप्टर नहीं है। तो ये मत देखिए, ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है और यहाँ क्वेश्चन हो सकता कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गलत होने के चांसेस कम हैं, लेकिन यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि क्वेश्चंस करें एकदम सही। ये तो आपको कम टाइम देने में भी आपके मार्क्स ये गलत नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट था और एनिमल फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस का नंबर लिखा हुआ है 18 और 19 में। और डाइजेशन बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं बेटा, कौन से पार्ट में क्या डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम का फंक्शन किस पीएच में काम करेगा, क्या ब्रेक करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। माउथ में कौन सा एंजाइम, स्टोमक में कौन सा एंजाइम, ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके, तो वो सारे उनके फंक्शन, और हार्मोन कौन सा स्टिमुलेशन करता है एंजाइम निकालने के लिए, कौन सा एलिमेंट करने के लिए है, ठीक है। एक कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है थोड़ा सा, वो भी सिंपल सा फार्मूला रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो वो खैर यहाँ क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ, इतनी बड़ी वो नहीं है, बट ये फिजियोलॉजी है बेटा। ये क्या होता है कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको आएगा नहीं। वही हाल हो जाएगा बेटा कि आप एक मोबाइल पे क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं और रियल में बैट पकड़ा दिया जाए तो समझ में नहीं आ रहा, बस यहाँ ये हो जाएगा कि नॉलेज तो हो गया लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए आप इन चैप्टर्स को, डाइजेशन, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे, तो बेटा ये ध्यान रखिए। दूसरा जो बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये टेक्निकल क्वेश्चन है आपको, ये यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 16 में इतना नहीं है, लेकिन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व भी देखना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम और कैपेसिटीज भी देखना है। यहाँ पे आपका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स काम, क्वेश्चन ये बोलता है भाई आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं, तो कौन कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, किसकी वजह से आपकी पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसकी वजह से घट रहा है, ये क्वेश्चंस यहाँ आते हैं और कभी कभी हम गलत कर जाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और डिसीजेज भी बेटा, यहाँ भी डिसीजेज आ सकते हैं, यहाँ भी डिसीजेज आ सकते हैं। डिसीजेज में तो आपको रटना है और ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कभी घुमा के डिसीज पूछ लेता है, लेकिन आप समझिए कि वो कहाँ से पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलतियाँ कम होंगी, ठीक है। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा चैप्टर है बेटा, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और टफ क्वेश्चन यहाँ से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल। तो बेटा यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो हार्मोन है,
डिसीजेज पूछ सकते हैं कमी से ज़्यादा से, बट इन 17 से लेके यहाँ पे 21 तक यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देना है। तो आपको एक तो प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स में ध्यान देना है, अच्छे से देखना है कि हम भूले तो नहीं, क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यहाँ पे ध्यान देखना। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बेटा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमको ब्लड के बारे में पढ़ना, रटने वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, बेटा प्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक, लिम्फ का कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पढ़ना है। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे ह्यूमन हार्ट पढ़ना है बेटा, वो टफ आता है। वहाँ से मतलब टफ का मतलब है कि उससे ध्यान देना पड़ेगा, नॉर्मली हम दूसरे चैप्टर की तरह नहीं। तो वहाँ पे जो आपका कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। तो जो आपका एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन है, यानी कि आपका जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं, कब एक्साइट हो रहे हैं, कब रिलैक्स हो रहे हैं, कब दोनों रिलैक्स हैं, ठीक है ना, जिसको डायस्टोल बोलते हैं, कितना सेकेंड किस में लग रहा है, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़िए, उसका जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम है, ऐसे नोड के फंक्शन पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे ऑफिस से लेके मैमल्स तक कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, किस में कौन सा सर्कुलेशन होता है, ये सारी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आएगा जैसे जो गलत होने वाला, एक तो वो आपका आएगा कार्डियक साइकिल से और ईसीजी में आपको बताना होता है, ईसीजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा वो एक ब्लड क्लॉटिंग वाला, ध्यान रखिए, ठीक है। और जो इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस तो आपको पता है वो RH फैक्टर वाला, और ब्लड ग्रुप वाला भी आ सकता है। तो ब्लड ग्रुप वाला तो सिंपल है, बट जो आपका फिर भी कभी कभी क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो हमें ये है कि प्रैक्टिस करके रखना। ब्लड ग्रुप निकालने की प्रैक्टिस करिए कि माँ का ये ब्लड ग्रुप है, फादर का ये ब्लड ग्रुप है, तो प्रोजेनी में कौन सा हो सकता है, कौन सा ब्लड दे सकते हैं, किसको कौन सा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लोकोमोशन में भी 2 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट सिंपल है, या आप दूसरा पार्ट समझिए सिंपल। दूसरा पार्ट कौन सा सिंपल है, जहां पे आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स की काउंटिंग करनी है, कौन सा बोन कहां पे, ठीक है, कितने होते हैं। और जो टफ क्वेश्चन आएगा वहां से वो ज्वाइंट से आएगा बेटे। ज्वाइंट्स ध्यान रखिए, ज्वाइंट्स भूल जाते हैं कि कहां पे कौन सा ज्वाइंट्स, उनके नाम और वो किस जगह पे होते हैं। तो यानी ज्वाइंट्स का नाम कहां पे होगा, फंक्शन क्या होंगे, ये ध्यान रखिए, वो चीज भूल सकती है। जो पहला इसका पोर्शन है बेटा, जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन का जो स्लाइडिंग है, ठीक है, जो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है, वहां से टफ क्वेश्चन आता है बेटा। वो जो आपका सार्कोमियर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है, ठीक है, कौन सा बैंड छोटा होगा कॉन्ट्रैक्शन में या कौन सा बैंड पे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन भूलता है। आपका जो मैकेनिज्म है बेटा, वहां से एक्साइटेशन हुआ, किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरह से रिलैक्सेशन, वो जो मैकेनिज्म है उसको आप अच्छे से पढ़िए और फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए, देखिए बनते कि नहीं बनते, नहीं बन रहे और प्रैक्टिस करिए। आगे चलते हैं बेटा, अच्छे चैप्टर में बेटा ये, इसको आप इस 17, 18, 19, 20, 21 इनके मुकाबले में ये आपका डाइजेशन वाला जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का था वो सिंपल है, ठीक है। इसके बाद बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा चैप्टर है आपका। नर्व कंडक्शन का मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन है, उनका जो नेम है, ध्यान रखिए, पार्ट्स, फंक्शन और उनका अगर कोई अदर नेम है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें आपको न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के बारे में पूछा जा सकता है बेटा। जितनी क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 12 पेयर होते हैं, कौन सा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या फंक्शन है, पहले से लेके 12 तक। कभी कभी क्वेश्चन बेटा आता है, सीधे लिख दिया कि क्रेनियल नर्व 10, रोमन में 10 लिख दिया, अब आपको बताने फंक्शन, नाम भी नहीं लिखा, तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई वेगस नर्व होती क्या क्या फंक्शन है, ये होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आता है, रोमन में नंबर लिख लिया 1 से 12 तक, किसी के लिख लिया, सीधे पूछ लिया बेटा, ठीक है, सीधे पूछ लिया कौन सा सेंसरी था, कौन सा मोटर था, कौन सा मिक्स था, इस तरह से पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ न्यूरॉन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने टाइप के न्यूरॉन, ये सारी चीजें। तो एक तो बात ये हो गई बेटा। अब आते हैं बेटा यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर में। लोगों को लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉपी से पेज निकालिए या कॉपी में ही ग्लैंड का नाम, अगर ग्लैंड के पार्ट से उनका नाम, निकलने वाला हार्मोन सामने, हाइपर या हाइपोसिक्रीशन से होने वाली प्रॉब्लम। इतना सर इतने से ज़्यादा कोई क्वेश्चन वहाँ टफ पूछने जाने वाला नहीं है, ये कर लीजिए। और 2 लास्ट में जो दिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन कैसे काम करते हैं, एक बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करता है, एक डायरेक्ट न्यूक्लियस पे काम करता है। उन हार्मोन के नाम, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन और जहाँ पे बेटा आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, इनमें क्या होते हैं कि ये डायरेक्ट अंदर जाके काम करते हैं बेटा,
कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। बाकी बेटा जो लिपिड, प्रोटीन, ठीक है, वो जो टाइप के होते हैं बेटा वो मेम्ब्रेन बाउंड के थ्रू, बस वो याद करना है, समझना है कि कैसे मेम्ब्रेन बाउंड वाला कैसे, यहाँ से क्वेश्चन। बाकी तो आपको हार्मोन का नाम, कौन सी ग्लैंड के किस पार्ट से हाइपर सिक्रीशन हुआ तो प्रॉब्लम क्या है, और हाइपर हुआ तो क्या, इतना लिस्ट बना के रखिए। बार बार इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगता बड़ा है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सिंपल चैप्टर है, 12th का पहला चैप्टर है बेटा, ये 12th का पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सिंपल चैप्टर है, आप पढ़िए, ठीक है। और ये जूलॉजी बॉटनी के लिए वैसे तो कॉमन होता है, और एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कोई यहाँ पे नहीं बस। क्या गलत होता है, जैसे पूछा उसने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल पूछा बडिंग एक टाइप है एसेक्सुअल का, पूछे किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो आप बनाइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप ये होते हैं, एग्जांपल ये होते हैं। जब सबको पता है बेटा फिशन क्या होता है, सबको पता है बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, लेकिन भूले क्या, टाइप भूलेगा, किस में पाया जाता है, बस वो याद रखिए। आगे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, अच्छा चैप्टर है, बड़ा भी है, और क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। आप देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको और यहाँ को मिला के देखिए, यहाँ पे इस साल की अगर बात करेंगे तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बेटा यहाँ से अच्छे समझने वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमेशा आ रहे हैं, इन चैप्टर को ध्यान देना, ठीक है। तो आगे आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे सिर्फ बेटा बहुत नहीं परेशान होना, एक तो हमको जो IVF जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो क्या क्या होता है, ठीक है, गिफ्ट ये सारी चीज़ें याद रख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जो हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसमें सिर्फ बेटा दो ही तरह के हार्मोन हमेशा यूज किए जाते हैं, या तो सिंगल यूज कर लेंगे या दोनों को। तो वो कौन सा हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या है, इस बार साल भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। इतना करना है, चाहे बेटा वो पिल हो, चाहे वो IUD हो, चाहे वो और कोई हो, फिजिकल मैकेनिकल को छोड़ के, ठीक है, सब में हार्मोन वही होने, उनका जो सिंथेटिक हार्मोन का जो नेचुरल हार्मोन का अलग नाम है, होता वही फंक्शन है वही, बट सिंथेटिक में थोड़ा सा अलग नाम है, उनको याद कर लीजिए किस में कौन सा पाया जाता है। पिल्स के नाम, जो मेथड यूज कर रहे हैं, IUD के नाम, उनका नाम याद करना और कुछ नहीं करना, एक पेज में लिस्ट बना के रखिए, ठीक है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्ट्स, फंक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा क्वेश्चन कहाँ गलत होता है, हार्मोन्स। एक हार्मोन एक से ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है अलग अलग जगहों पे। एक हार्मोन जब एक से ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है तो एक तो तरीका इसका ये है कि हार्मोन का क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। आप हार्मोन का नाम लिखिए, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन का नाम लिख लीजिए। अब आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सब नाम लिख रखे हैं, आप पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ पे उस हार्मोन का नाम आया, क्या फंक्शन कर रहा है, किस ऑर्गन में, किस पार्ट में, बस लिखते चले जाइए ताकि आपको एकदम पक्का हो जाए, कभी भूले ना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है बेटा, मैंने कई बार देखा है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझ में भी आ गया, अब 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद क्वेश्चन करने बैठे, अब समझ नहीं आ रहा, उसमें उसने ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया। अब ट्विस्ट करके जब पूछ लिया तो अब हमको प्रोजेस्टेरॉन का एक फंक्शन पता है, 2 पता, हो सकता है उसके 4 फंक्शन है, 4 जगह काम कर रहा है, अब हम कंफ्यूज हो गए, ये क्या, इससे भूलने की जरूरत नहीं, हार्मोन का नाम लिखिए, कौन सी जगह पे क्या काम कर रहा है, कर लीजिए, इस तरह से कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। अब आता है जो लोगों को ज़्यादातर टफ लगता है, ये समझने वाला चैप्टर है बिल्कुल, अगर समझ में आ गया तो सिंपल हो गया, नहीं तो लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिक्यूलर बेसिस। आप देखिए 5 क्वेश्चन इससे आए हैं और 10 क्वेश्चन आए इन 2 चैप्टर से। 10 क्वेश्चन का मतलब बहुत होता है, 40 मार्क्स होता है, और गलत हो गए तो 50 चले गए, 40 तो गए -1 करके 10 वो भी चले गए, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ रटने वाली चीज़ क्या होगी कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे, कब उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन से प्लांट में किए थे, ये। लेकिन इसके बाद जितने इसके एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपको वो उसके क्रॉसेस के बारे में उसका रेशियो निकालना है, यहाँ पे आगे पेडिग्री एनालिसिस आएगा, यहाँ पे आगे सिंड्रोम्स भी आएंगे, यहाँ पे क्रोमोसोमल एवरेज, ये सारी चीज़ें हैं अच्छे से समझ के पढ़ने वाली, क्योंकि कुछ चीज़ें एक जैसी लगने लगती हैं इसमें और हम दूसरा ऑप्शन लगा जाते हैं। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाला क्वेश्चन। और मॉलिक्यूलर तो पता है बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर मॉलिक्यूलर में आपको जिस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पे रटने की बात नहीं है, DNA RNA का फंक्शन तो हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कैसे उनकी वर्किंग हो रही है, कैसे वो काम कर रहे हैं, आपको प्रोसेस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में यूज़ होने वाले एंजाइम, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके, सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से आने चाहिए।
इसको पढ़िए बहुत अच्छे से और फिर इसके क्वेश्चन लगा के देखिए। अदरवाइज आप अगर कितना भी आपको आ जाए, कितना भी आपको समझ में आ जाए ये 2 चैप्टर, और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो आपका गलत होना ही होना है, ठीक है। एवोल्यूशन जरूर क्वेश्चन आता, कभी ऐसा नहीं होता क्वेश्चन नहीं आए, और लगता तो बहुत सिंपल है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं, थोड़ा थ्योरी को ट्विस्ट करके पूछते हैं, इसलिए बहुत दिमाग से पढ़िए। क्वेश्चंस लगते हैं हम सही करके आए और गलत होते हैं, इसमें और इकोसिस्टम में दोनों में क्वेश्चन गलत होते हैं। हमको लगता है इकोलॉजी वगैरह में, इसमें दोनों में लगेगा यार पढ़ लिया बहुत आसानी से, लेकिन क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता, घुमा घुमा के पूछता, ध्यान रखिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तो डिसीजेस के नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम, कौन सी डिसीज होती, क्या ट्रीटमेंट, क्या टेस्ट है, याद करना, क्वेश्चन जरूर आएगा, याद करने वाला, परेशान नहीं होना। स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट में कुछ क्वेश्चन है बेटा जहाँ पे हम लोग हाइब्रिड वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्वेश्चन इस बार आया, किस तरीके से वहाँ पे हाइब्रिड बनाते हैं, कब डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ टेक्निकल है, बाकी आपको रटने का आएगा। यहाँ पे माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में भी रटने का आएगा, कौन सा माइक्रोब्स क्या बनाने में यूज हो रहा है, क्वेश्चन जरूर आता है। इन्वायरमेंटल ये माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन जरूर आता है, टफ चैप्टर नहीं है, रीडिंग करिए और फिर रिविजन करते रहिए। क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी समझने वाला चैप्टर है, और ये चूंकि आपके जो सिलेबस में है ये एंट्री लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत अच्छा आ जाता है, अगर नहीं होता तो ये थोड़ा सा कम, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत डीप नहीं आएगा, जो चैप्टर में लिखा वही आएगा, बस उसको दिमाग में रखिए। प्रोसीजर, डीएनए निकालने का प्रोसीजर, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और एंजाइम के जो वो सिक्वेंस होते हैं उनको याद रखिए, काटने का पैटर्न क्या है, और होस्ट के बारे में, वेक्टर के बारे में, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं उनको ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो गलत होता है वो जैसे आपकी जो स्क्रीनिंग आती है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, एंटीबायोटिक से स्क्रीनिंग कैसे, मार्कर जीन क्या होता है, अगर उन चीज़ों को तो आप उसको ये समझ में आ जाता है बेटा, किसी की तो नहीं स्किप कर देते, स्किप मत करिए, पढ़िए, और नहीं तो आप इसको डाउट है किसी जिससे पढ़ रहे हैं उससे समझिए आप, ठीक है। एप्लीकेशन में अगर ये चैप्टर समझ में आया, कौन सा 33 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, तो ये इसी का यहाँ पे एप्लीकेशन में बेटा, वही प्रोसीजर सब जगह अपनाने, ठीक है। पर फर्क ये है, अगर आप एनिमल में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका वेक्टर बदल जाता है, ठीक है। आपका जो वेक्टर हो जाता है वो आपका टीआई प्लाज्मिड वाला ले लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, ऊपर वाले में जल्दी हम लोग इकोलाई और प्लाज्मिड की बात करते हैं, इतना फर्क है, वही प्रोसीजर है। और यहाँ पे एक आरएनएआई जो टेक्नोलॉजी है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, वो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, इसलिए उसको समझ लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में देखिए 5 क्वेश्चन पिछले साल, इस बार 1 क्वेश्चन आया है बेटा, ठीक है, और बहुत टफ नहीं है लेकिन समझ के पढ़ने वाला है, अंडरलाइन करिए, ठीक है, और मेन पॉइंट्स पे फोकस करिए। इकोसिस्टम से बेटा इस बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आता है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन देखिए आए, इन्वायरमेंटल इश्यूज से 4 क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट्स में सीवेज ट्रीटमेंट है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बात है, यहाँ पे आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके जो, ठीक है ना, उन सब के बारे में, उनके नाम, उनके बारे में, किस तरीके से उनका रिमूवल किया जाता है, किस तरह से वाटर सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है, भूल जाता है। अब आप देखिए, मैंने सबको चैप्टर्स के बारे में बता दिया, अब आप एक बार फिर से नजर दौड़ाइए। अब आप देखिए, मैं एक बार बस जल्दी से बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन आता है, रीडिंग लगाइए, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, ठीक है। 4 तो ये गए। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, पॉइंट्स जो आपको गलत हो रहा है उस पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, करते रहिए बेटा। यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा अच्छे आ जाते हैं टेक्निकल, तो आप सेल से लेके प्लांट फिजियोलॉजी तक, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ देखिए, देख बेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट से लेके प्लांट ग्रोथ तक, और एनिमल डाइजेशन से लेके केमिकल, यहाँ तक। ये आपके कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो आपको ज़्यादा दिन हो जाने पे भूल जाते हैं और इनके क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस में रखिए और टेस्ट देते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए हमसे कितना। और जैसे ही आप टेस्ट दें और आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना, बस कॉपी खोलिए, क्या लिखा था क्लियर करिए। जब आप एक बार गलती करोगे ना बेटा, और अगर उसको दूर कर लिया आपने ढूंढ के, तो फिर वो गलती दोबारा नहीं होती। तो जो भी गलती करना है पहले ही कर लेना प्रैक्टिस करके। यहाँ पे बेटा अगर 12th की तरफ चलते हैं तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर सिंपल है, दूसरा और तीसरा चैप्टर
आपको टेक्निकल मिलेगा, भूलता भी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा यहाँ भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, कुछ टर्म्स वगैरह उनको ध्यान रखिए। बस ये 27, 28, 27 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर, ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे हैं और इनको कभी भी किसी को टफ लगता है वो पढ़ना बंद कर देता, सोचते बाद में देखा जाएगा, बाद में फिर बेटा और नहीं है, जब अभी नहीं आया तो बाद में कैसे आएगा। तो इसलिए जितना जहाँ पे टफ नजर आ रहा, देखिए पढ़ने का तरीका बेटा यही है, जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में लगे कि ये टफ होते हैं, आप सबसे पहले टारगेट कर लीजिए उनको, सबसे पहले लिख के रख लीजिए कि हमने 11th में पढ़ा था, हमको ये पूरी बुक में टफ लगा था, और 12th में जहाँ पढ़ते जा रहे हैं मार्क करते जाइए कि यहाँ आप सबसे पहले टारगेट उसी को बनाइए, ठीक है। क्योंकि बाद में कम टाइम होगा, आप परेशान हो जाओगे, प्रेशर होगा और भी सब्जेक्ट पढ़ने, आप टफ चीज को पहले ही, इसलिए हम ये सब बता रहे हैं बेटा, नहीं तो क्या ये आपको पता है ऐसे चैप्टर होते हैं, बुक सबको पता है, सबके पास बुक है, हर चीज है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं बेटा कि आपका टाइम बच जाए थोड़ा सा और आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लीजिए। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है, और एनालिसिस कर लीजिए। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता कभी कभार क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है बेटा। आप पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन करोगे 4 नंबर मिलेंगे, आप यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे मॉलिक्यूलर वाला करोगे तो भी एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, नंबर तो सेम है, बट हाँ ये वाले चैप्टर ऐसे आप एक बार पढ़ोगे फिर कभी कभार पढ़ लोगे चल जाएगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं, ये चैप्टर ऐसे हैं, ये चैप्टर ऐसे हैं कि आपको इनको अपने उसमें रूटीन में रखना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, आप देखिए और अच्छे से पढ़िए, ये 38 चैप्टर थे और इनको आपको पढ़ना है और किसको कितना वेटेज है मैंने बता दिया है। अच्छे से पढ़ाई करिए, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करिए, जो टफ लग रहा है उसको फोकस में रखिए। आप देखिएगा एग्जाम के टाइम तक आपकी इतनी सही तैयारी हो जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रैक्टिस करना देखिए एक बात और बोलूंगा, सिलेक्शन बेटा जिसका होने वाला होता है, जो सिलेक्शन की रेंज में होते हैं वो सारे पढ़ रहे होते हैं, यानी कि नॉलेज तो सबको होता है, तो अब सिलेक्शन सबका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 चीजें और हैं, स्पीड एंड नेगेटिव मार्किंग। जिसने स्पीड कर ली अपनी अच्छी करने की बिना नेगेटिव मार्किंग के, सिलेक्शन उसका होता है। और ये कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए और आगे के लिए होने वाले एग्जाम्स के लिए गुड लक। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी तरीका उस तरीके से। ओके, थैंक यू।